हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू क्रैक ऑल एग्जाम्स। प्यारे दोस्तों, शीटेट जुलाई 2024 को टारगेट करते हुए हमारी एसएसटी की क्लासेस कंटिन्यू हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री कंप्लीट करा दिया है 6-7-8, जियोग्राफी कंप्लीट करा दिया 6-7-8 और पॉलिटी बचा है। पॉलिटी भी जो आपकी क्लास 6 की पॉलिटी है वो कंप्लीट हो चुकी है। क्लास 7 की जो पॉलिटी है इसका ये चैप्टर नंबर 4 रहेगा। आज हम इस चैप्टर को विधिवत तरीके से समझने वाले हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है। यहाँ से जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे वो पेडागोजी के क्वेश्चंस बनेंगे। किसके क्वेश्चंस बनेंगे? ये हमारे जो जेंडर विविधता वाले जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे, वो क्वेश्चंस यहीं से आपको मिलेंगे, पेडागोजी के क्वेश्चंस। ठीक है। जेंडर विविधता को लेकर के इस चैप्टर में बात की गई है। आइए थोड़ी सी इसकी भूमिका बनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, लिंग बोध या जेंडर एक ऐसा शब्द है जिसे आप सभी अक्सर सुनते हैं। ये आसानी से स्पष्ट नहीं होता, ऐसा लगता है कि इसका हमारे जीवन से कुछ खास लेना देना नहीं है। और हम प्रशिक्षण कार्यक्रम, जब ट्रेनिंग वगैरह होती है तो उसी में ही इसकी चर्चाएं हम सुनते हैं। वास्तव में तो हम सभी अपने जीवन में रोज़ ही इस सत्य का अनुभव करते हैं। ये निर्धारित करता है कि हम कौन हैं। भाई, जो ये जेंडर है, जैसे गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, हम रोज़ अनुभव करते हैं कि हम कौन हैं और क्या हो सकते हैं, हम कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते। ये क्या है? ये जेंडर विविधता है। जिंदगी के ये असमानता है। जिंदगी के बहुत से विकल्प हमारे लिए अंततः इसके आधार पर ही तय होते हैं। जैसे कोई लड़की अगर चाहे कि मुझे सिपाही बनना है, मुझे सैनिक बनना है, तो घर वाले कहेंगे नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है। ठीक है, लड़की ऐसा ये काम नहीं कर सकती, लड़की घर का काम करेगी, लड़का ही ये काम कर सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो क्या होता है कि इसके आधार पर ही हमारे बहुत सारे विकल्प तय होते हैं, हम जॉब कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लिंग बोध या जेंडर की हमारी समझ हमारे अपने परिवार और समाज से ही बनती है। औरतों और पुरुषों को जो भूमिकाएं अपने आसपास निभाते हुए देखते हैं वे स्वाभाविक हैं और पहले से वो तय कर दी जाती हैं। ठीक है। वास्तव में ये भूमिकाएं दुनिया भर में भिन्न भिन्न समुदायों के लिए अलग अलग होती हैं। यानी अलग अलग जो समुदाय हैं उसके लिए ये भूमिकाएं अलग अलग होती हैं। कोई समुदाय है वो किस चीज़ को किस नज़रिए से देख रहा है, दूसरा समुदाय उसी चीज़ को दूसरे नज़रिए से देख रहा है, तो वो अपने अपने हिसाब से चलते हैं। अतः लिंग बोध से हमारा आशय है उस अनेक सामाजिक मूल्यों और रूढ़िवादी धारणाओं से है जिसे हमारी संस्कृति ने हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होने के जैविक अंतर के साथ जोड़ दिया है। ओके, अब जैसे यहाँ पे ये बताया गया है, देखिए कैसे समाज में, देखिए ये कह रहा है कि इस अध्याय में हमें ये भी बताते हैं, ये चैप्टर हमें ये भी बताएगा कि कैसे समाज में स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग भूमिकाएं देखी जाती हैं, कैसे उनके लिए अलग अलग मूल्य निर्धारित किए जाते हैं, और यहीं से भेद, डिफरेंस और असमानता की शुरुआत हो जाती है। घर में महिलाओं के काम को काम नहीं माना जाता, उनके काम को वैल्यू नहीं दी जाती कि अरे महिलाओं का ये कोई काम है, 4 रोटी सुबह सेकनी है, 4 शाम को सेकनी है, 4 बर्तन साफ करने हैं, हो गया काम, है ना। तो उनके काम को काम नहीं समझा जाता। उन्हें लगता है कि औरतें दिन भर मटरगश्ती करती हैं। उसे अवमूलित का मतलब होता है किसी काम को वैल्यू न देना, किसी को वैल्यू न देना, ये होता है अवमूलित। ठीक है। आइए यहाँ से हम बात करते हैं लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। लड़के और लड़कियों में जब वो बड़े हो रहे होते हैं तो बहुत छोटे पर से ही उनको ये महसूस कराया जाता है कि बेटा तुम लड़के हो, तुम लड़की हो। कुल मिलाकर के यहाँ तक कि अगर खिलौनों की बात कर ली जाए, टॉय की बात कर ली जाए, तो वो भी डिफरेंस दिए जाते हैं। लड़के पता लगे कार से खेल रहे हैं, लड़कियों को गुड़िया ला करके दी जाती है कि ये बेटा डॉल है, इससे तुम खेलो। तो यहीं से लड़की समझने लगती है कि ये कार सिर्फ लड़के चला सकते हैं, और लड़कियां, उनको वहाँ से महसूस होने लगता है ये हमारे लिए गुड़िया अगर आई है तो हम इस कैटेगरी के हैं। देखिए, और पहनावा हो गया, ठीक है, कामकाज हो गए, बहुत सारी चीज़ें। लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी अस्मिता है। अस्मिता का मतलब भी पहचान ही होता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है। लड़कों का व्यवहार कैसा है उसको एक्सेप्ट किया जाए, लड़कियों का व्यवहार कैसा व्यवहार स्वीकार करने के योग्य है। उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें अक्सर यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी हैं। परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नज़रिया होता है? इस पार्ट में हम इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे। तो ऐसा नहीं कि सब जगह समान होता है। कुछ समाज
कुछ समाज जो होते हैं वो इतना जो है कि पाबंदी नहीं लगाते हैं, कुछ समाज ज़्यादा पाबंदी लगाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि अगर यहीं पे उदाहरण ले लिया जाए, जैसे मुस्लिम समाज है वो औरतों क्या करता है कि पूरी तरीके से वो ढक करके ही बाहर जाएंगी, और बाकी जो समाज हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। तो अलग अलग समाज में अलग अलग तरीके से चीज़ों को देखा जाता है। अधिकांश समाज पुरुष और स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। अधिकांश समाज यानी कि जो समाज है वो, कोई समाज है पुरुष को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, कोई समाज है स्त्रियों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं उन्हें पुरुषों के द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। जो रोल वीमेन प्ले कर रही हैं वो उसको कम इंपॉर्टेंस दिया जाता है कंपैरिजन में पुरुषों के। ठीक है, पुरुषों की तुलना में उनके काम को वैल्यू कम दी जाती है, चाहे कितनी मेहनत वाला काम कर लें। अब ये अलग अलग जगह से कुछ रिपोर्ट उठाई गई हैं, उनके आधार पर बताया गया है कि कहाँ किस जगह पे बच्चों के साथ या लड़के लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, किस तरीके से उनको देखा जाता था। आइए समझते हैं। 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। सामोआ द्वीप में 1920 में बच्चे किस तरीके से बड़े होते थे और उनको किस तरीके से सिखाया जाता था, आइए समझते हैं। सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का ही एक भाग है। ध्यान दीजिए, जो सामोआ है ये कोई एक द्वीप नहीं है, ये छोटे छोटे द्वीपों का एक ग्रुप मिलकर के सामोआ द्वीप कहलाता है कहाँ, तो ये प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। सामोअन समाज पर किए गए अनुसंधान यानी कि रिसर्च, खोज की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। जो शोध किया गया, जो जानकारी इकट्ठा की गई, रिपोर्ट तैयार की गई, उसमें यह पाया गया कि यहाँ पे जो बच्चे हैं 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना है। जो बच्चे होते थे स्कूल नहीं जाते थे, ये सीखते थे कि जो छोटे बच्चे उनको देखभाल कैसे करनी है और घर का काम कैसे करना है, बड़ों का हाथ कैसे बटाना है, यही सब सीखते थे। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे कि मछली पकड़ने के लिए दूर दूर यात्राओं पर कैसे जाना चाहिए, उसके लिए क्या प्रिपरेशन चाहिए, क्या क्या सीखना चाहिए, है ना, तैराकी किस तरीके से आनी चाहिए, ये सब। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। इतनी बात के लिए होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ये सभी सब्जेक्ट्स में आपको हेल्प करेगा। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। फिर कौन पाल रहा है भाई उनको? ये सामोआ द्वीप की बात हो रही है जो प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित है। वहाँ पे जैसे ही बच्चा चलना शुरू करता था, माताएं जो हैं उनकी देखभाल करना बंद कर देती थी। ये जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी जो उससे बड़ा होता था। जो बड़ा है वो भी अक्सर स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के ही होते थे। यानी कि तुम 5 साल के हो, यानी कि जो बच्चा 5 साल का है वो अपने से छोटे की देखभाल कर रहा है जितनी भी उससे हो रही है। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना हो गया, नारियल के पेड़ लगाना हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें वो सीखना शुरू कर देता था। लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य में वो हेल्प करती थी। लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती थी तो वो अधिक स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने जाती थी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा सामोआ द्वीप की लड़की कितने वर्ष की उम्र के बाद मछलियाँ पकड़ने जाती थी, है ना, और या उससे पहले वो क्या करती थी। इस तरीके से बागानों में काम करती थी और डलिया बुनना सीखती थी। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, जहां लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां उनकी क्या करती थी, मदद करती थी। तो ये एक रिपोर्ट है जो कि सामोअन द्वीप की है, जहां हमें ये पता लगता है कि वहां पे बच्चे 1920 के दशक में स्कूल नहीं जाते थे। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा, आप ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिए।
वहाँ बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, क्या करते थे कि जो घर का ही जो अपने बड़ों से ही काम सीखते थे। मेन काम उनका मछलियाँ पकड़ने का था। तो जो छोटे बच्चे होते थे, जो लड़के थे, वो 9 साल की उम्र में अपने से बड़ों के ग्रुप में शामिल हो जाते थे और फिर कैसे यात्रा पर जाना है, कैसे मछलियाँ पकड़नी है, ये सब चीज़ें सीखते थे। लड़कियाँ 13-14 साल की वर्ष में घर से बाहर निकलती थीं और फिर वो भी अपना अलग अलग काम सीखती थी। यहाँ पे एक पिक्चर है, कक्षा 7 क्या एक सामवा छात्र अपने विद्यालय की वर्दी में आपको दिख रहा होगा। चलिए अगला पॉइंट है 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। पुरुष के रूप में जब एक बालक बड़ा हो रहा होता है तो उसके बारे में यहाँ पे एक रिपोर्ट है। निम्नलिखित जो आलेख है 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने और स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया है। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं। इस लड़कियाँ स्कूल जाते हुए समूह बनाकर चलना क्यों पसंद करती हैं। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियाँ अलग अलग स्कूलों में जाते थे। कहाँ की बात है, मध्य प्रदेश की बात है, 1960 की। कक्षा 6 में आने के बाद जब बच्चा कक्षा 5 तक तो ठीक है साथ में पढ़ रहे हैं, कक्षा 6 में आ गए हैं तो क्या होता था, लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जा रहे हैं। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग होते थे। क्या होते थे, बिल्कुल अलग होते थे, अलग ढंग से बनाए जाते थे। उनके स्कूल के बीच में क्या था, एक आंगन होता था जहाँ वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। मतलब देखिए, लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से लगा हुआ था। लड़कियां कहाँ खेल रही हैं, स्कूल की चारदीवारी के भीतर जो आंगन है वहाँ खेल रही हैं। बाहर की दुनिया से उनको सुरक्षित रखा गया है। लड़के खुले आंगन में खेल रहे हैं। दोनों में बहुत भेदभाव है। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को संकरी पतली तंग गलियों से जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी, बड़ी शांत दिखती थी। कहीं इधर उधर देखना नहीं, सीधा अपने रास्ते पे जा रही हैं। यह बात लड़कों से अलग थी। लड़के क्या करते थे सड़क पर भाई, लड़के सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे। यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताना, मस्ती मारना, मटर गश्ती करना, सड़क पर दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, करतब दिखा रहे हैं, इसके लिए सड़क का इस्तेमाल करते थे। लड़कियां बेचारी सड़क छोड़ करके, क्योंकि यहाँ लड़के खाली खड़े हैं, खाली बिना मतलब के नौटंकी कर रहे हैं, लड़कियां सारी सड़कों को छोड़ के पूरा अपनी तंग गलियों से गुजरती थी। सड़क पर जा रही हैं तो सीधी बड़ा गंभीर स्वभाव से जाती थी। लड़कियों के लिए गली सीधे घर तक पहुँचने का एक माध्यम थी। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में लड़कियों का घर तक पहुंचने का एक माध्यम था, तो घर तक पहुंचने का माध्यम गली क्या थी, गली सीधे घर तक पहुंचने का माध्यम थी। लड़कियां हमेशा समूहों में ही जाती थी। शायद उनके मन में ये डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ ना दे या उन पर हमला ना कर दे, इसलिए वो ग्रुप में चलती थी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा लड़कियां ग्रुप में क्यों जाती थी, लड़कियां समूह में क्यों चलती थी, वो इसी डर से, ठीक है, क्योंकि लड़कियां वहाँ खाली खड़े हैं बिना मतलब के। आइए आगे समझते हैं। ऊपर के दो उदाहरण को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके हैं, कि किस तरीके से आपको बड़ा किया जा रहा है ना, किस तरीके से आपके अंदर कौन से बीज बोए जा रहे हैं, क्या सिखाया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, घर का परिवार आपको किस तरीके से जो है बड़ा कर रहा है। हम अक्सर सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत अलग था। वो अलग तरीके से बड़े हुए थे, आज हम अलग तरीके से बड़े किए जा रहे हैं। हम ये भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। स्पष्ट नहीं, आज भी ज़मीन आसमान का अंतर कर देता है। ये बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। छोटा बच्चा जैसे ही खेलने वाला हुआ, ये मान के चलो जैसे ही बच्चे ने बैठना शुरू किया, खेलने वाला हुआ, पहला अंतर वहीं से शुरू हो जाता है। एक तो शुरुआत में ही कपड़े का अंतर हो जाता है, शुरुआत से ही बच्चों के खिलौने का अंतर हो जाता है कि बेटा इससे खेलो तुम, है ना, हो जाता है। उदाहरण के तौर पर उन्हें खेलने के लिए भिन्न खिलौने दिए जाते हैं अलग अलग। इसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, तो जब कोई जा रहा है घर से उसको कहता है ऐसा है इसके लिए कार ले आना, इसके लिए वो बंदूक ले आना, 315 ले आना, तमंचा ले आना। ये लड़की है इसके लिए गुड़िया ला देना छोटी सी, है ना, ये उससे खेलेगी। ये चीज़ें हैं, कार ले आना इसके लिए। लड़कों को प्रायः खेलने के लिए कारें दी जाती हैं और लड़कियों को गुड़िया दी जाती। दोनों ही खिलौने
खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं। जब दोनों ही आनंददायक हो सकते हैं, फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती हैं? क्योंकि यहीं से हमारे अंदर वो चीज़, वो बीज बो दिया जाता है कि तुम लड़के हो, तुम लड़की हो, तुम्हारा काम। लड़कियों को ला दिया जाता है वो छोटे छोटे बर्तन, है ना, कि बेटा इसमें खाना बनाओ, तो वहीं से उसको महसूस कराया जाता है कि हमारा काम ये खाना बनाने का है। खिलौने बच्चों को ये बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। लड़के को ला करके दे दी गई कार, बेटा तुम कार से ऑफिस जाओगे। लड़कियों को ला करके दे दिया गया बच्चे को खेलने के लिए बर्तन का सेट, बेटा तुम आगे चल के खाना बनाओगे। चूल्हा ला दिया गया, बहुत सारे खिलौने मिलते हैं बाज़ार में, वो सब चीज़ें ला करके दे दी गई। अगर हम थोड़ा विचार करें तो डिफरेंस अक्सर प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बनाकर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन कौन से खेल खेलें, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए, लड़कों को रौब से बात करनी चाहिए, सीना तान के बात करनी चाहिए। ये सब बच्चों को ये बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी, उनकी विशेष भूमिकाएं होंगी। तुम्हारी ये भूमिका होगी, तुम घर के अंदर रहोगे, बड़े जो है कि आँख गर्दन नीची करके, आँख नीचे करके बात करोगे। लड़के रौब से बात करेंगे, सीना तान के बात करेंगे। और मतलब लड़कियों को ये सिखाया जाता है कोई बोलेगा तो तुम उसको रिप्लाई नहीं करोगे, जवाब नहीं दोगे, दुनिया भर की चीज़ें। बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों या व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें। इस पर भी तो अंतर पड़ता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें और कौन सा व्यवसाय अपनाएं। क्योंकि लड़कियां चूज़ करती हैं होम साइंस, क्या पढ़ना है, हमको होम साइंस पढ़ना है। हम साइंस नहीं पढ़ सकते क्योंकि हम लड़की हैं, हम होम साइंस ही पढ़ेंगे, इससे हम घर चलाएंगे। मैथ्स पढ़ के हम इंजीनियर नहीं बनेंगे। लड़के, हम किसी लड़के को देखा आज तक होम साइंस पढ़ते नहीं। क्यों? क्योंकि उनका क्या काम है, वो ये उसको डिवाइड कर रखा है ना कि होम साइंस लड़कियां ही पढ़ेंगी। तो ये उस पर भी डिपेंड करता है, व्यवसाय पर भी डिपेंड करता है कि तुम लड़के हो तो ये नहीं कर सकते, तुम ये काम नहीं कर सकते, लड़की हो तो ये काम नहीं कर सकते। यहाँ पे एक छोटी सी कहानी दी गई जिससे हमको पढ़ने से कोई खाली टाइम बर्बाद होगा। ये जो आज का चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके कई क्वेश्चंस, आपको सारे सब्जेक्ट्स की पेडागोजी आपकी कवर हो रही है, ये मान के चलिए आप। ओके, चलिए। अधिकांश समाजों में, जिनमें हमारा समाज भी इंक्लूड है, पुरुष और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता है। पुरुष और स्त्री की भूमिका को समान नहीं समझा जाता है, उनके काम को बराबर का महत्व नहीं दिया जाता, इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, समान नहीं समझा जाता। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती है। चलिए देखते हैं पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में यह असमानता किस तरीके से दिखाई देती है। एक तो घरेलू काम का मूल्य। देखिए, घरेलू जो काम होता है, सारी दुनिया में घर के काम की क्या होती है, सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की होती है। कि घर के काम की जिम्मेदारी किसकी है? स्त्री की है। जैसे देखभाल संबंधी कार्य हो गए, परिवार का ध्यान रखना, बच्चे पालना, खाना बना करके देना, है ना, कपड़े सबके वॉश करना, विशेषकर बच्चों को देखना, बुजुर्ग है, कोई बीमार है, उसको समय समय पर दवाई देना, उसकी देखभाल करना। फिर भी जैसा हमने देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है। कहा जाता है ना कि ये तो औरतें हैं, घर का काम क्या है ना। मैंने अभी बताया ना कि 4 रोटी सुबह सेकनी, 4 शाम को, है ना, और चाय वाय बनानी है, इतना सा काम है घर का, 4 कपड़े धोने हैं, कोई काम ही नहीं है। तो उनके काम को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। उन्हें लगता है कि ये स्त्रियों का कोई काम ही नहीं है, उनके काम को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, वो तो उनको करने ही हैं, इसीलिए उनके लिए पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर वही स्त्री की जगह कोई एक नौकर लगाया जाए तो ठोक के सैलरी लेगा, और स्त्री, उसके काम को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, उसको कोई सैलरी भी नहीं दी जा रही बेचारी को। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता है, आज भी नहीं दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी कहानी शेयर की गई है, लेकिन चलो पहले घर पर काम करने वालों को जीवन देख लेते हैं हम, किस तरीके से होता है घर पर काम करने वालों का जीवन। इस कहानी में केवल ऊपर एक कहानी है, उसमें बताया गया है, बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए लगा लिया जाता है। जैसे अपने क्या कहते हैं, घर में जो बाई वगैरह होती काम करने के लिए, उनको लगा लिया जाता है, जिसको मेड कहते हैं, है ना। वे बहुत काम करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, कपड़े बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों बुजुर्गों की देखभाल करना।
घर का काम करने वाली अधिकांशतः स्त्रियां ही लगाई जाती हैं जो घर का काम करती हैं। कभी कभी इन कामों को करने के लिए छोटे लड़के और लड़कियों को भी काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसीलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती, जबकि अगर ध्यान से देखो तो बहुत मेहनत का काम है स्त्रियों का। खाना पकाना, बर्तन धोना, हर व्यक्ति का समय समय पर ध्यान रखना, टिफ़िन तैयार करना, बच्चे को स्कूल भेजना है ना, फिर खाना बनाना, तो बहुत महत्व, बहुत इंपॉर्टेंस है पुरुष। जबकि पुरुषों का काम क्या है, एक काम को चले गए, सिर्फ एक काम को, अगर ऑफिस गए हैं तो वो ऑफिस गए एक काम के लिए चले गए, उसी में वो जो है पूरी तरीके से लगे हैं। स्त्रियों के 50 काम होते, बीच में कोई मेहमान आ गया उसको भी देखना है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक भी चलता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्रायः उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते, उनको वैल्यू नहीं देते, उनको सम्मान नहीं देते, उनकी इज्जत नहीं करते। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री, उन्होंने अपना यहाँ पे एक अनुभव शेयर किया है, उसको हम नहीं पढ़ेंगे, कोई मतलब नहीं है। चलिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस वही समझते चलते हैं फटाफट। चलिए, वास्तव में जिससे हम घरेलू काम कहते हैं उसमें अनेक काम सम्मिलित रहते हैं। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है, मेहनत करनी पड़ती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी भी लाना पड़ता है ना। हालांकि आज तो वो समस्या खत्म हो गई पानी वाली लगभग। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोना, सफाई करना, झाड़ू लगाना, वजन उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की ज़रूरत होती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती हैं वो भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, स्त्रियां भी आज पुरुषों से आगे निकल रही हैं। देखिए, घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व तो नहीं देते, वह है इन कामों में लगने वाला लंबा समय। वास्तव में यदि हम स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं। कई बार ऐसा होता है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि घर किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो स्त्री के ऊपर यहाँ पे डबल बोझ हो जाता है, दुगना बोझ हो जाता है। स्त्री बाहर का भी काम कर रही है, घर का भी काम कर रही है। सुबह उसको अगर सुबह मान लीजिए, अगर उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर कोई छोटा मोटा ऑफिस है, अगर वीमेन ऑफिस जा रही है, औरत ऑफिस जा रही है, तो सुबह क्या करेगी, उठेगी, घर का काम करेगी, बच्चों को टिफ़िन देगी, हस्बैंड को टिफ़िन देगी या खाना बना करके तैयार करेगी, फिर वो अपने ऑफिस चली जाएगी। वहाँ से आकर के फिर वो अपने घर का काम करेगी, सबके लिए खाना तैयार करेगी। ये क्या हो गया, ये दुगना बोझ हो गया उसके ऊपर, ये डबल काम हो गया उसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, महिलाओं का काम और समानता की यहाँ पे बात कर ली। जैसा कि हमने देखा, महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है। यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही एक भाग है। क्या है? स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही एक भाग है ये अंतर करना। इसलिए इसके समाधान के लिए जो कार्य किए जाने चाहिए, जो भी काम किए जाने हैं, वो केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं वरन शासकीय स्तर पर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि देखिए, क्योंकि भाई ये तो घर घर की कहानी है ना, घर घर की कहानी है। ये जो अंतर, ये जो असमानता होती है स्त्री पुरुष में, ये घर घर की कहानी है। तो ये व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर ये समस्या खत्म नहीं होने वाली है कि भैया एक आदमी को समझा दो ये पूरी समस्या खत्म हो जाएगी, वो अपने घर का संभाल लेगा, दूसरे घर का कौन संभालेगा। तो ये व्यक्तिगत पारिवारिक नहीं हो सकता, ये शासकीय स्तर पर हो सकता है। इसको राज्य स्तर पर राज्य सरकार इस पर काम करे, केंद्र सरकार इस पर काम करे, तभी हो सकता है कुछ इसमें जो है संभावना हो कुछ बदलने की। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये कौन कहता है? संविधान कहता है। परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है।
स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है ना भाई। जब वो घर के कामों में फंसी रहेंगी तो स्कूल कहाँ जा पाएंगी। इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी, और यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम कार्य क्षेत्र चुनेंगी। पूरे देश के कई गाँव में शासन ने आंगनबाड़ियाँ और बालवाड़ियाँ खोली हैं, जिसके शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी यानी क्रेश की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर के काम करने में सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सी स्त्रियाँ क्या करती हैं, घर के अंदर और बाहर दोनों जगह काम करती हैं। इससे अक्सर महिलाओं के काम के दोहरे बोझ के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? महिलाओं के काम को दोहरे बोझ के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे कुछ शब्द हैं, इनको समझ लीजिए। देखिए शब्द अस्मिता, पहचान। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि अस्मिता का मतलब भी पहचान ही होता है। जैसे एक व्यक्ति को एक लड़की भी कह सकते हैं, वो बहन भी हो सकती है, वो संगीतकार भी हो सकती है, वो है ना। इस तरीके से उसको अलग अलग तरीके से पहचाना जा सकता है। दोहरा बोझ का मतलब होता है 2 गुना वजन। सामान्यतः इस शब्द का महिलाओं के काम की स्थितियों को समझाने के लिए प्रयोग किया गया है। यह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि महिलाएं आमतौर पर घर के भीतर और घर के बाहर दोहरा काम संभालती हैं। देखभाल के अंतर्गत अनेक काम आते हैं, जैसे संभालना हो गया, ख्याल रखना है, पोषण करना है। शारीरिक कार्यों के अतिरिक्त इसमें गहन भावनात्मक पहलू भी सम्मिलित होते हैं। अवमूल्यित का मतलब होता है वैल्यू न देना। जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृत नहीं पाता है तब वह स्वयं को अवमूल्यित महसूस करता है। जैसे अगर कोई लड़का अपने मित्र के लिए घंटों सोच विचार कर बहुत खोज कर एक उपहार बनाता है बेचारा, या लाता है, तो उसका मित्र उसे देकर कुछ भी ना कहे, थैंक यू भी ना कहे, है ना। वो बर्थडे पे बहुत सवार, यार मेरे मित्र का बर्थडे है, बहुत सोच समझकर 10 लोगों से पूछकर एक गिफ्ट ले गया। मित्र उसके मित्र ने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया, अरे ठीक है जैसे सबका है वैसे उसका है, रख दिया, थैंक यू तक नहीं बोला, तो उसको कितनी अवहेलना फील होगी, कितना अवमूल्यित होगा वो, कितना बुरा उसे लेगा। ये होता है अवमूल्यित होना। तो आज का ये चैप्टर हमें यही समझाता है कि किस तरीके से आज भी लड़के और लड़कियों में अंतर किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। लड़कियों के काम को कोई वैल्यू नहीं दी जाती, लड़कों के काम को बहुत अधिक वैल्यू दी जाती है। और ये जो अंतर है ये क्या है, ये बचपन से ही हमारे अंदर डाल दिया जाता है, बचपन से ही हमारे अंदर ये भर दिया जाता है कि लड़कों का ये काम है, लड़कियों का ये काम है। तो इस तरीके से इसमें समझाया गया है। और महिलाओं के घरेलू देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है, ये स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था के रूप में माना गया है। ठीक है, और ये जो समस्या है इसको एक कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक तौर पर खत्म नहीं किया जा सकता। इस पर केंद्र सरकार काम करे, राज्य सरकार काम करे, यानी कि शासनिक तौर पर भी इस पर काम होना चाहिए। तो पैडागोजी के संदर्भ में चैप्टर आज हमने समझा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इसके बाद बाकी चैप्टर्स भी फटाफट हम लोग कवर करने वाले। थैंक यू सो मच।